हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस साइको एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी एग्ज़ाम का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो इस कम टाइम में ये शॉर्ट वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। और ये शॉर्ट वीडियो होगा हमारा बिहार स्पेशल से। और बिहार स्पेशल में हम अभी ये पहले जिस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उस सेक्शन को करेंगे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको सोर्स बता देता हूँ कि ये वीडियो अपलोड करने का ये सोर्स कहाँ से है। ये सोर्स है प्रतियोगिता दर्पण। अभी ये मई 2022 में स्पेशल जो अंक आया हुआ था उसी का है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का ये पहला टॉपिक। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में जाते जाते कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आप लोगों को इसका मगध साम्राज्य जो है वो चाहिए, मौर्य साम्राज्य वो चाहिए, या फिर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार चाहिए, या ज्योग्राफी ऑफ बिहार चाहिए, तो उसका भी वीडियो मैं तुरंत ही आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वो तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। और अपना कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए बिना देरी किए हुए और फटाफट इसको रिवीजन कीजिए। बस रिवीजन करना है, जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करना है बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न भागों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये बिहार के बिहार को लेकर के ये मतलब बिहार स्पेशल के लिए है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 ईस्वी में मुंगेर आए थे और स्वदेशी आंदोलन पर प्रभावशाली भाषण दिया था। कौन आए थे? 1906 में आए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज्य के मैदान में बॉयज एसोसिएशन नामक नाम से युवाओं के संघ की स्थापना की। इस सभा की अध्यक्षता एक बैरिस्टर अशफाक खान ने की थी, जबकि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। ठीक है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये थे श्री सूर्य नारायण वर्मा, सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। 1 जनवरी 1901 को दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई। यह स्कूल जो था वो देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित था। ठीक है, मतलब आज़ादी के लिए हर एक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने स्तर से हर एक कोई कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में होम रूल आंदोलन वर्ष 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास के अडयार में तथा बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में बेलगाम कर्नाटक में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये तो हिस्ट्री ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास के अडयार जो जगह है वहाँ पे, और बल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में बेलग्राम यानी कि कर्नाटक में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बिहार में इसके अध्यक्ष जो थे वो मजहरुल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान और पुनेंद्र नारायण सिन्हा थे। सचिव चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास थे। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाले समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। ठीक है, और मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाले समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन भी किया था। 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने किया था, लेकिन गलती से इस जो क्या था कि बम जो था, इस बम कांड में पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई, जो भारतीय जो आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक है, लेकिन गलती से इन्हीं इन्हीं बेचारे लोगों को लगे। पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी इसमें मारी गई। मुजफ्फरपुर घटना के अगले दिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई को क्या किया? 2 मई 1908 को मुठभेड़ में गिर जाने से स्वयं को गोली मार ली। 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। उस समय पटना का बीएन कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 19 जनवरी 1927 को श्री सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने के अभियोग में क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन थे ये? तो श्री सचिन बख्शी थे, और ये भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का ये नेता थे। ठीक है, कब गिरफ्तार किया गया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया था 19 जनवरी 1927 को। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के एक सर्वप्रमुख नेता योगेंद्र शुक्ल को
पुलिस मौलानिया डकैती का मुख्य आरोपी समझती थी। और जोगेंद्र शुक्ल जो 11 जून 1930 को क्या हुआ था, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार ये हो गए। और उसके बाद से इनको तिरहुत षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा इन पे चलाया गया। ठीक है, ये बिहार क्रांतिकारी आंदोलन के सर्वप्रमुख ये नेता थे, इनका नाम था जोगेंद्र शुक्ल। बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर 12 दिसंबर 1929 को हुआ था। बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर में हुआ था, 12 दिसंबर 1929 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिहार में 1930 में अनेक क्रांतिकारी युवा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। HSRA का बिहार में महत्वपूर्ण केंद्र छपरा और पटना में था। छपरा केंद्र के नेता रामदेनी सिंह हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया। रामदेनी सिंह को इस घटना के आरोप में क्या की गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। अप्रैल 1919 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। अप्रैल मई में मौलाना मजहरुल हक ने बिहार के अनेक नगरों का दौरा किया तथा अंग्रेजों द्वारा खलीफा के प्रति किए गए विश्वासघात से लोगों को अवगत कराया। कौन आए थे, मौलाना शौकत अली ये आए थे। बिहार में फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ और तथा सभा का आयोजन किया गया। ये फरवरी 1919 में किया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट देखते हैं, पटना में 16 अप्रैल 1919 के दिन को विनम्रता तथा उपासना का दिन के रूप में मनाया गया। इसी दिन पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था भारत, तो 1928 को आया था। और जहाँ जहाँ गया काले झंडे और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर को अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना गया था। 12 दिसंबर 1928 को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइमन कमीशन पटना कब गया था, तो 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना गया। उसके विरुद्ध दूर दूर से आए लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को बम्बई में हुआ। यहीं पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, और ये इस पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है 1934 में पटना में संपन्न हुआ। इस आचार्य नरेंद्र देव एवं इसके अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पूर्व ही 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन उन्होंने मतलब हुआ था पहले ही। और इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में जोगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और सावन सिंह इत्यादि शामिल थे। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए। 1937 में हुआ था, प्रांतीय विधानसभा में चुनाव हुए। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बिहार में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए, जिसमें से 70 आम निर्वाचन मंडल थे। इसमें 39 मुसलमानों, 4 महिलाओं, 1 एंग्लो इंडियन, 2 यूरोपीय और 13 विशेष निर्वाचन मंडल के थे। इन चुनाव में बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ था, मुक्ति दिवस इन लोगों ने मनाया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 1938 को पटना में शुरू हुआ। स्वागत करने के अध्यक्ष अब्दुल अजीज ने अपने भाषण में मुसलमानों के पृथक व्यक्तित्व पर बल दिया। 16 मई 1940 को बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र याजी, ये देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता बिहार में कौन थे, तो शिलभद्र याजी थे। 16 मई 1940 छपरा में रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में इनको क्या किया गया कि अभियोग इन पे लगा हुआ था कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस, हिंदू महासभा द्वारा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस के रूप में मनाए जाने से बिहार शरीफ में भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ। 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया, 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है,
और हिंदू महासभा द्वारा क्या किया गया, 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस के रूप में मनाए जाने से बिहार शरीफ में भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ था। महात्मा गांधी ने बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक दंगे पर अपील करते हुए कहा था कि अब बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने यहाँ पे ये महात्मा गांधी बोले थे। आधुनिक बिहार का यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। फिर डचों ने 1711 में मुगल सम्राट जहांदार शाह से बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु कुछ रियायतें प्राप्त की। कौन था? जहांदार शाह था। कौन सा? जहांदार शाह से डचों ने 1711 में, और 1732 में अलीवर्दी खां बिहार का नायब नाजिम तथा 1740 में बंगाल का नवाब बना। उसने भोजपुर, टेकारी, चकवार, बेतिया, तिरहुत आदि क्षेत्रों के विद्रोही शासकों को शांत किया। नवाब अलीवर्दी खां की 9 अप्रैल 1756 को मृत्यु होने के पश्चात सिराजुद्दौला क्या किया कि बंगाल का नवाब बना। फिर क्या है कि 23 जून 1757 को पता ही है कि क्या होता है, सतपलासी का युद्ध हो जाता है और उसके बाद से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हुई? अंग्रेज इसमें से जीत जाते हैं। अंग्रेजों ने मीर जाफर को जो बंगाल का नवाब बनाया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। जबकि बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में बनी रही। ठीक है, अली गौहर जो जिसको शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, 1760 ईस्वी में पटना का घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया और पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज अभिषेक हुआ था। अली गौहर जो था वहीं शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। ठीक है, 1760 में पटना को इसने घेर डाला था। ठीक है, और लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार, कैप्टन जो नॉक्स था वो क्या किया था, वो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसने क्या किया, इसको मार के भगा दिया। ठीक है, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राजाभिषेक हुआ था। ये पूछा जा सकता है, अली गौहर का राजाभिषेक कहाँ हुआ था? तो पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध यह युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम जो थे, वो मतलब मीर जाफर का जो दामाद था और उसका सेनापति भी था यही मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सर हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना क्या हुई, विजयी हो जाती है। और बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय क्या करते हैं ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र की दीवानी मतलब जो लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया जाता है। लॉर्ड क्लाइव जो 1765 ईस्वी में बिहार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन क्या करता है, लगाता है। लॉर्ड क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जाना जाता है, उस समय बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कजीम खान यानी कि मीर जाफर का भाई के पास था तथा उसकी सहायता के लिए उप सूबेदार धीरज नारायण था। 1760 में धीरज नारायण को हटाकर कंपनी द्वारा सीताब राय को क्या किया गया कि नायब दीवान बनाया गया। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन देख लेते हैं, कैसे कैसे यूरोपीय व्यापारी यहाँ पे आकर के अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली में बनाया, जहाँ से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयत्न किया। 1651 में इस पर सफलता मिली। 1651 में सफलता मिली। 1620 में स्थापित करने का कोशिश किया था, लेकिन 1651 में सफलता मिली। डच फैक्ट्री की स्थापना पटना में 1632 ईस्वी में हुई थी और इस क्षेत्र में डचों ने सूती वस्त्र, अनाज, नीर और शीरे का व्यापार किया। डच फैक्ट्री वर्तमान में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो है तथा अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। फ्रांसीसी यात्री तैवर्नियर ने अपनी विवरण में लिखा है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी है। और यहाँ पर देख लेते हैं अंग्रेजी यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ने भी पटना की समृद्धि का वर्णन किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ है कि बिहार में यूरोपीय कंपनी एक जगह यहाँ पे कंपाइल कर दिया गया। पुर्तगाली फैक्ट्री जो सबसे पहले थी, ठीक है, वो सबसे पहले पुर्तगाली फैक्ट्री जो उसका केंद्र उपलब्ध, इसका स्थापना वर्ष का उपलब्ध ही नहीं है। सूती वस्त्र वो करता था, मतलब उत्पादित करता था। डच जो नीदरलैंड जो उसका केंद्र 1632 पटना में था और सूती वस्त्र, सीरा, अनाज इसके उत्पाद थे। अंग्रेजी फैक्ट्री जो थी, अंग्रेज फैक्ट्री 1651 पटना में, नील सूती वस्त्र
उत्पाद होता था। और डेन फैक्ट्री जो 1744 में स्थापित हुई थी पटना में, और सूती वस्त्र यहाँ से उत्पादित किया जाता था। हेडिंग ये है कि बिहार का नामकरण और राज्य का गठन। बिहार शब्द का सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में मिन्हास उस सिराज द्वारा रचित तबकात नासिरी में प्रयुक्त हुआ। तबकात नासिरी की रचनाकार जो हैं मिन्हास उस सिराज हैं, और उसमें बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। विद्यापति द्वारा 1390 में रचित कीर्ति लता में भी बिहार शब्दों का वर्णन मिलता है। और अकबर ने 1580 में एक प्रांत के रूप में बिहार को संगठित किया। ठीक है। औरंगजेब की 18वीं शताब्दी में मृत्यु के पश्चात यह क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया, और 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना लिया। 1774 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, जहाँ से 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1865 ईस्वी में पटना और गया के जिले अलग अलग संगठित किए गए। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन हुआ। इस समिति के पहले अध्यक्ष हसन इमाम थे। 1908 में ये बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन किया गया, 1908 में। ठीक है। नवाब सरफराज हुसैन की कौन थे? अध्यक्ष थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का 1909 ईस्वी में दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ, और इस सम्मेलन में बिहार को बंगाल से अलग करने की जोरदार मांग की गई थी। बिहार 1911 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में 12 दिसंबर 1911 में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 1912 को एक घोषणा द्वारा बंगाल से 3,50,00,000 की जनसंख्या वाला बिहार, मतलब उड़ीसा उस समय सहित था, नामक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पटना थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग प्रांत का गठन किया गया। खरसावां और सरायकेला के क्षेत्र में 1947 ईस्वी में उड़ीसा को हस्तांतरित किए गए, किंतु 18 मई 1848 को इन्हें पुनः बिहार में सम्मिलित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार पुरुलिया तथा पूर्णिया जिला के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी भाग में जो 18 जिले पड़ते हैं को अलग करके झारखंड नामक अलग राज्य का गठन किया गया। इस विभाजन के पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल और 55 जिले थे, जबकि विभाजन के पश्चात 9 प्रमंडल और टोटल 37 जिले रह गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार का भौगोलिक परिदृश्य कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोग अभी चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में भी इस चैनल का लिंक को डाल दीजिए। बहुत जल्दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा आप सभी के बीच में फिर। ठीक है। मिलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।